हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन, बेसिकली हमने स्टार्ट कर दिया है FI BCom के लिए, और कुछ टॉपिक्स है जो BMS BAF के बच्चे भी इसके अंदर देख सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में जो है हमने कंप्लीट कर दिया था कम्युनिकेशन प्रोसेस को। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों वो है हमारा फीडबैक। फीडबैक इसलिए ज़रूरी है समझना क्योंकि इसके अंदर कई सारे टाइप्स हैं, एग्जाम में आ सकते हैं टाइप्स। या तो आपको फिलअप्स में आ सकते हैं, या तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकते हैं आपको, या शॉर्ट नोट्स में कहीं आपको कुछ पूछ लिया, या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको पूछ लिया। तो डेफिनेटली हमको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। सो व्हाट इज़ फीडबैक? फीडबैक मतलब क्या होता है? बेसिकली इट रेफर्स टू इन्फॉर्मेशन और स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियंस अबाउट समथिंग, यानी कि इंफॉर्मेशन किसी चीज़ की या स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन होता है किसी चीज़ के बारे में। इट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ सक्सेसफुल ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज। फीडबैक बच्चों हमको तब मिलता है जब हमको पता चलता है कि हमारा मैसेज सामने वाले तक पहुंच गया है। सामने वाले तक मैसेज पहुंचना और सामने वाले का मैसेज समझना दो अलग चीज़ें होती है बच्चों। यानी कि सक्सेसफुली मैसेज आपका वहाँ तक ट्रांसफ़र हो गया है, पहुँच गया है, तो वो एक साइन होता है। क्या साइन होता है? फीडबैक जो है इस चीज़ का साइन होता है। It is one of the best ways for improvement as it enables the sender to find out defects and weak points in communication. तो सबसे अच्छा तरीका होता है किस चीज़ के लिए? इम्प्रूवमेंट करने के लिए, ताकि सेंडर जो है उसको क्या पता चले? डिफेक्ट और वीक पॉइंट अपने पता चले कम्युनिकेशन में। जैसे आप लोग भी कई बार हमको फीडबैक देते हो, हमको बोलते हो मैम ये सब्जेक्ट चालू कर दो, इस सब्जेक्ट में पढ़ाना शुरू कर दो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे बता दो, कि आपके नोट्स रेफर करेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। तो फिर मैं आपको उसके ऊपर रिप्लाई देती हूँ। जब आप सेटिस्फाइड होते हो तो आप मुझे थैंक यू बोलते हो, समझ में आ गया बोलते हो। तो बच्चों वो होता है हमारा फीडबैक। ओके, नाउ दीज आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ फीडबैक। फीडबैक के कुछ अलग अलग टाइप्स है। पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव है, इमीडिएट और डीलेड है, ओरल, रिटन, फॉर्मल, इनफॉर्मल, पीयर, सेल्फ, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो दीज आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ फीडबैक। वन बाय वन हम सबको करने वाले हैं। सबसे पहला आता है हमारा पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव फीडबैक। तो फीडबैक जो होता है बच्चों दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है? व्हेन द रिसीवर फाइंड्स द मैसेज ऑफ द सेंडर कन्विंसिंग। जब आपको लगता है कि आपको मैसेज अच्छे से समझ में आया, लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया, तो उसके ऊपर एंड इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ इधर अग्रीइंग विद द सेंडर और नॉडिंग हिज हेड इन अग्रीमेंट। जब आपको मैसेज अच्छे से समझ में आ गया, आपने लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया, तो वो मेरे लिए क्या हो जाता है? पॉजिटिव फीडबैक हो जाता है। जैसे कि हम लेक्चर सुन रहे होते हैं तो कई बार हमारी आदत होती है ना, जब किसी से बात कर रहे हैं हम, तो हम अपनी नॉडिंग ऑफ हेड करते हैं, मुंडी हाँ में हिलाते हैं या ना में हिलाते हैं, या फिर ध्यान से सुन रहे होते हैं, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखते हैं। तो ये एक पॉजिटिव फीडबैक होता है, यानी बिना वर्बली कम्युनिकेट किए भी हम क्या कर रहे हैं? फीडबैक दे रहे हैं। Example, a manager appreciating an employee for completing the task before deadline is a form of positive feedback. एक एम्प्लॉय ने अपना काम जो है वो टाइम पर कंप्लीट कर लिया, ठीक है, तो मैनेजर ने उसको क्या किया? अप्रिशिएट किया, उसकी तारीफ कर दी, तो ये हो जाता है पॉजिटिव फीडबैक। अब बात करेंगे हम हमारे नेगेटिव फीडबैक की। नेगेटिव फीडबैक जब आप किसी मैसेज से कन्विंस नहीं होते हो, जब आपको कोई लेक्चर समझ में ना आए, सही से आपको नहीं समझ में आए, तो आपने फिर से कमेंट करके बोल दिया कि हमें तो नहीं समझा, इसका मतलब क्या है, आप वापस से बता दो, ये चीज़ ऐसी क्यों है, वैसी क्यों है। तो आपने क्या किया? वो नेगेटिव फीडबैक दे दिया, राइट। कुछ लोग होते हैं जो अनलाइक करते हैं वीडियोस को, तो वो उनका तरीका होता है नेगेटिव फीडबैक देने का। ओके, बट डेफिनेटली ऑल काइंड्स ऑफ फीडबैक आर अप्रिशिएटेड, क्योंकि भले आप नेगेटिव फीडबैक ही क्यों ना दो, फीडबैक हमेशा लोगों को इम्प्रूव करने के लिए होते हैं। नाउ सेकेंड बोलता है आपको, अ मैनेजर वार्निंग एन एम्प्लॉय फॉर शेयरिंग गॉसिप अबाउट कोवर्कर्स टू रिफ्रेन फ्रॉम सच एक्टिविटीज। मैनेजर ने एक एम्प्लॉय को बोला कि अपने ऑफिस में बैठे बैठे ना काम पर ध्यान दिया करो, ज़्यादा गॉसिपिंग, ज़्यादा पंचायत जो है, ज़्यादा चुगलीबाजी जो है वो मत किया करो, क्योंकि आपकी चुगलीबाजी करने की वजह से क्या होता है? दूसरों का नाम भी खराब हो रहा है। तो मैनेजर ने उसकी हरकत देखकर उसको नेगेटिव फीडबैक दिया। आई होप बच्चों समझ में आ गया पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक क्या होता है। नेक्स्ट हम जो है वो मूव करेंगे हमारे सेकंड टाइप की तरफ, जो कि इमीडिएट वर्सेस डीलेड होता है। इमीडिएट वर्सेस डीलेड का मतलब है, एक तो आपने इमीडिएटली फीडबैक दे दिया और दूसरा आपने डीले किया है, फीडबैक देने में वक्त लगाया है। ओके, immediate. When feedback is provided immediately after the communication is sent by the sender, it is called immediate feedback. Immediately क्या हुआ है? Immediately after communication is sent by the sender,
यानी कि तुरंत रिप्लाई कर देना, वो होता है हमारा इमीडिएट फीडबैक। इट हैज़ रेंज्ड एनीवेयर फ्रॉम द फीडबैक डिलीवर्ड लेस देन अ सेकेंड आफ्टर अ टास्क हैज़ बीन कंप्लीटेड। तो कैसे पता चलेगा इमीडिएट फीडबैक है या डिलेड फीडबैक है? जैसे ही आपने लेक्चर को सुना, समझा, लाइक किया, कमेंट कर दिया कोई चीज़ को, तो इमीडिएट क्या होता है? वो इमीडिएट एकदम तुरंत देने वाला वो फीडबैक है। फॉर एग्जाम्पल, इन अ क्लासरूम सिचुएशन अ स्टूडेंट इमीडिएटली इंडिकेट्स वेदर ही और शी हैज़ अंडरस्टूड व्हाट द टीचर इज सेइंग बाय नॉडिंग और बाय लुकिंग कंफ्यूज्ड। अगर आपको समझ में आया या आपको नहीं समझ में आया, तो या तो आप मुंडी हिलाते हुए देख रहे हो टीचर की तरफ अपने क्लासरूम में, या तो बड़ा ही कंफ्यूजन सा क्वेश्चन मार्क वाला लुक दे रहे हो टीचर को। तो इससे समझ में आता है कि आपको समझा है या नहीं समझा। तो ये आपने इमीडिएटली बता दिया। लेक्चर चल रहा है, लेक्चर चलते चलते आप लेक्चर को सुन रहे हो, मुंडी या तो हाँ में हिला रहे हो समझ रहा है तो, और अगर नहीं समझ रहा है तो आपने एकदम फ्राउनिंग एक्सप्रेशंस दे दिए, क्वेश्चन मार्क वाले एक्सप्रेशंस दे दिए, तो उससे पता चलता है कि आपको जो है वो नहीं समझ में आया है। Delayed feedback is defined anywhere between 10 seconds after task completion, 24 hours और even a week later। या तो फिर 10 सेकेंड के बाद आपने किसी चीज़ का रिप्लाई दिया है, 24 घंटे बाद, या तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने एक वीक का टाइम ले लिया, तो वो क्या होता है? डिलेड फीडबैक। फॉर एग्जाम्पल, टेलीविज़न शोज़ हम देखते हैं घर में। अब जो शो की टीआरपी जो है वो शो को मिलती है, तो वो कैसे मिलती है? जब वो शो को देखने के बाद लोग उसको पसंद करना शुरू करते हैं। यानी कि आज अगर कोई टेलीविज़न सीरियल आ गई तो इमीडिएटली तो उसकी टीआरपी नहीं बढ़ जाने वाली है। लोग उसको देख रहे हैं, उसका कंटेंट पसंद कर रहे हैं, उसके बाद जब उसकी टीआरपी रेटिंग्स जो बढ़ जाती है तो वो हो जाता है डिलेड फीडबैक। वो होता है हमारा डिलेड फीडबैक। नेक्स्ट है ओरल वर्सेस रिटन फीडबैक। फीडबैक प्रोवाइडेड ओरली थ्रू वर्ड्स और जेस्चर्स आर नोन एज ओरल फीडबैक। ओरल फीडबैक का मतलब होता है जो आपने वर्ड्स और जेस्चर्स के थ्रू, आपके हैंड मूवमेंट्स के थ्रू, आपकी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आपने जो मैसेज जो है वो कन्वे करना है रिसीवर को, तो वो होता है हमारा ओरल फीडबैक। वो होता है हमारा ओरल फीडबैक। सबसे ज़्यादा बच्चों ओरल फीडबैक ही यूज़ होता है, क्योंकि अगर हमको किसी को बुलाना होगा तो हम पेपर पर लिखकर उसको नहीं दिखाते हैं, हम आवाज़ देकर उसको बुला लेते हैं, राइट। हमको किसी को कुछ अर्जेंट इन्फॉर्मेशन देनी होगी, हम जाकर उसको तुरंत वर्बली बता देते हैं, ओरली बता देते हैं। लिखकर कोई चीज़ हम किसी को नहीं दिखा रहे होते, या इशारों में किसी से हम बातें नहीं करते हैं। तो वर्बल फीडबैक, ओरल फीडबैक जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। सेकेंड आता है इट कुड बी, अच्छा ओरल फीडबैक के अंदर या तो फेस टू फेस होगा या तो टेलीफोनिक इंटरेक्शन होगा। ये दोनों ही सूरतों में क्या होता है? ओरल फीडबैक होता है। अब होता है फीडबैक प्रोवाइडेड इन रिटन फॉर्म। अब जो लिखित में दिया जाता है वो रिटन फीडबैक होता है। सच एज लेटर्स, ब्लॉग्स, रिव्यूज आर सेड टू बी रिटन फीडबैक। जैसे आप लोग मुझे कमेंट करके भेजते हो तो वो हो जाता है मेरे लिए रिटर्न फीडबैक। A report card of a student shows his weak and strong points about his or her progress। यानी आपका जो रिजल्ट होता है बच्चों, उससे पता चल जाता है कि आपको एक रिटर्न फीडबैक मिलता है आपके कॉलेज के थ्रू, जो बताता है कि आपका परफॉर्मेंस जो है वो कितना अच्छा रहा है आपकी स्टडीज़ में। तो वो होता है आपका रिटर्न फीडबैक। हालांकि बच्चों को ये फीडबैक पेरेंट्स से छुपाने की आदत होती है। ऐसा होता है कि हमें पर्सनली बता दो, घर वालों को नहीं पता चलना चाहिए, बट ठीक है कोई बात नहीं यार, चला लेंगे वो भी। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल फीडबैक। फॉर्मल फीडबैक इज ऑर्गेनाइज्ड क्लियरली डॉक्यूमेंट। फॉर्मल फीडबैक जहाँ पर फॉर्मेलिटीज होती है, एक अच्छे तरीके से आपने उसको ऑर्गेनाइज करके रखा है, उस फीडबैक को क्लियरली डॉक्यूमेंटेड यानी कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट फॉर्म में बना कर रखा है, एंड सेव्ड इन एन एम्प्लॉयज और बिजनेस फाइल, या अपने बिजनेस फाइल में उसको संभाल कर रखा है। फीडबैक गिवन इन रिस्पॉन्स टू ऑफिशियल डिमांड्स इज कॉल्ड फॉर्मल फीडबैक। यानी ऑफिशियली अगर डिमांड किया जाता है फीडबैक के लिए, तब जो आप उस फीडबैक को देते हो वो होता है फॉर्मल फीडबैक। फीडबैक गिवन बाय फिलिंग स्ट्रक्चर्ड फॉर्म और क्वेश्चनर। कई बार होता है ना बच्चों, आप कहीं मॉल में चले गए, आपको किसी चीज़ के ऊपर सर्वे ले लिया, तो आपको पूछ लिया आपने इस प्रोडक्ट के बारे में सुना है, कहीं देखा है, तो एक क्वेश्चनर होगा जिसके ऊपर 4 ऑप्शंस होंगे, आपको टिक करना होगा। केबीसी टाइप क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली। तो वो जब आप फिल करके दे रहे हो तो वो आपके फॉर्मल फीडबैक होते हैं। इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल फीडबैक। नाउ फीडबैक गिवन कैजुअली आउट ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी कि कहीं पर उसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन करके नहीं रखा हुआ है, बस कैजुअली आपने क्या कर दिया है, कैजुअली आपने उसका फीडबैक दे दिया है, जस्ट जनरली ऐसे ही बोल दिया आपने। जैसे आपने अपने फ्रेंड, आपका फ्रेंड तैयार होकर आ जाता है आपके सामने, आज बोलते हो अरे यार आज तूने क्या कपड़े पहन रखे, अरे यार आज तो तू बहुत अच्छा लग रहा है, या अच्छा नहीं लग रहा है,
तो ये आपने कैजुअली बोला ना, कोई डॉक्यूमेंट थोड़ी बनाया आपने कि आज मेरे दोस्त ने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं जो सही नहीं है, ये कॉम्बिनेशन। कोई डॉक्यूमेंट बनाया हमने? नहीं बनाया। कोई क्वेश्चनर बनाया आपने? नहीं बनाया। कोई सर्वे फिल किया आपने? नहीं किया। आपने कैजुअली उसको बोल दिया कि भाई आज जो कपड़े पहने या तो वो अच्छे लग रहे हैं या तो अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो ये होता है हमारा इनफॉर्मल फीडबैक। नेक्स्ट हम मूव करेंगे हमारे पीयर वर्सेस सेल्फ फीडबैक की तरफ। पीयर फीडबैक क्या होता है? अ पीयर फीडबैक इन्वॉल्व्स अ रिव्यू बाय अदर लाइक माइंडेड पीपल। बेसिकली पीयर फीडबैक होता है बच्चों जब हम अपने ही जैसे लोगों के साथ में रहते हैं, अपने ही उम्र के लोगों के साथ में रहते हैं, या हमारी जैसी सोच वाले लोगों के साथ में रहते हैं, तो वो होते हैं हमारे पीयर्स। सिमिलर एज ग्रुप के लोग होते हैं, जैसे आप और आपके जितने दोस्त होंगे सब सेम एज ग्रुप के होंगे ना, तो आप लोग पीयर्स ग्रुप के हो। दिस फीडबैक इज प्रोवाइडेड टू लर्न फ्रॉम ईच अदर, यानी एक दूसरे से कुछ सीखने के लिए फीडबैक जो है वो दिया जाता है। स्टूडेंट्स गिविंग ईच अदर फीडबैक ऑन वर्क एंड परफॉर्मेंस, यानी कि आपको आपके किसी फ्रेंड ने बता दिया कि भाई देख तू मैथ्स में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि तूने ये सम सॉल्व किया था, ये सम जो है वो गलत है, बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये आपने अपने फ्रेंड को फीडबैक दिया ना, तो पीयर है, सेम एज ग्रुप के लोग हैं। अगर कोई टीचर दे देता है वो फीडबैक तो ज़्यादा फॉर्मल हो जाता है, लेकिन आप लोग क्योंकि आपस में एक दूसरे को फीडबैक दे रहे हो आपके काम पे, परफॉर्मेंस के ऊपर, तो वो हो जाता है हमारा peer feedback. Now, a co-worker could say something like, this worker is friendly and always completes their portion of the project by the deadline. इसी के साथ साथ एक co-worker यानी आपके साथ में काम करने वाला अगर कोई एम्प्लॉय है, वो आपको बोलता है कि यार मेरा ये जो साथ में काम करने वाला ना, ये हमेशा अपना सारा काम है ना एकदम टाइम पर कंप्लीट करता है, कभी किसी चीज़ को पेंडिंग नहीं रखता है। तो क्योंकि आप ही के साथ आप ही के जैसे काम करने वाले इंसान ने आपकी तारीफ की है, तो वो हो जाता है हमारा पीयर फीडबैक। सेल्फ फीडबैक क्या होगा बच्चों? सेल्फ फीडबैक वो फीडबैक जो हम खुद को देते हैं। कैसे देते हैं हम खुद को फीडबैक? समझ लो आपने अपने पुराने रिजल्ट्स चेक किए कि 10th में मेरा परसेंटेज 80 था, 12th में मेरा परसेंटेज 70 हो गया। अब FY BCom के फर्स्ट सेमेस्टर में क्योंकि हमने यूट्यूब के वीडियोस से काफ़ी कुछ सीखा है, अच्छे से लेक्चर्स समझ में आए हैं, तो इसीलिए मेरा परसेंटेज फिर से क्या हो गया? इम्प्रूव हो गया, बढ़ गया। होगा ना, बढ़ेगा ना। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आप लेक्चर सुन रहे हो, इसके लिए बढ़ेगा। तो बेसिकली ये जो आप सुन रहे हो, जिससे आप समझने की कोशिश कर रहे हो, 80 से 70 हो गया था, शायद FY BCom में आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है, फिर से वो 80+ चले जाए। तो ये आप अपनी ही परफॉर्मेंस को रिव्यू कर रहे हो और चेक कर रहे हो। तो ये होता है खुद को सेल्फ फीडबैक देना। कहीं ना कहीं हम खुद ही एनालाइज करते हैं कहाँ हमारी गलती थी, कहाँ हमको सुधारना चाहिए। तो दैट इज सेल्फ फीडबैक। लास्ट टाइप जो है हमारे फीडबैक का, वो है ऑनलाइन फीडबैक वर्सेस ऑफलाइन फीडबैक। ऑनलाइन फीडबैक जो इंटरनेट के हेल्प के थ्रू दिया जाता है, ऑफलाइन फीडबैक जहाँ पर इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती है। फीडबैक रिसीव थ्रू ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन मोड के जरिए जो फीडबैक मिलता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सोशल फोरम्स हो गए, फ्रॉम वेबसाइट प्लेटफॉर्म्स हो गए, सोशल फोरम्स हो गए। जैसे कि आपने कोरा के ऊपर देख लिया, कोई क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, आप सहमत नहीं हो तो आप वहाँ पर रिप्लाई करोगे, राइट। तो ऑनलाइन एक फोरम हो गया जहाँ पर आप बैठकर बात कर रहे हो, जहाँ पर आप लोगों को रिस्पॉन्स कर रहे हो, तो वो हो जाता है हमारे ऑनलाइन फीडबैक्स। अब ऑफलाइन फीडबैक क्या होगा? जहाँ पर बेसिकली इंटरनेट फैसिलिटी नहीं होगी, किसी ऑनलाइन मोड का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। व्हेन फीडबैक इज कलेक्टेड एट द साइट ऑफ बिजनेस और बाय रीचिंग आउट टू कस्टमर्स मैनुअली, यानी जहाँ पर फिजिकल प्रेजेंस होता है। ऑनलाइन में फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता है, कंप्लीटली वर्चुअल मैसेज होते हैं यहाँ पर। तो ऑफलाइन जहाँ पर बिजनेस तक आप पहुँच पाओगे, मैनुअली कस्टमर्स तक पहुँच पा रहे हो, या कस्टमर्स मैनुअली आप तक पहुँचकर आपको रिप्लाई दे रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, तो वो होता है हमारा ऑफलाइन फीडबैक। तो इसके साथ बच्चों हमारे जो फीडबैक के टाइप्स है वो कंप्लीट होते हैं। एक बार फिर हम रिव्यू कर लेंगे। पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव फीडबैक हमने देखा है, जहाँ पर पॉजिटिव जहाँ पर आप सेटिस्फाइड हो मैसेज से, नेगेटिव आप कन्विंस ही नहीं होते हो किसी मैसेज से, तो वो नेगेटिव फीडबैक है। इमीडिएट और डिलेड क्या होता है? इमीडिएट तुरंत आपने कुछ सेकंड्स में रिप्लाई कर दिया, डिलेड आप अपना टाइम लोगे, सोचोगे, समझोगे, उसके बाद उसका रिप्लाई दोगे, तो वो होता है डिलेड फीडबैक। ओरल वर्सेस रिटन, ओरल यानी कि आप अपने वर्ड्स का इस्तेमाल करके बातें करते हुए फीडबैक दे रहे हो, वो है ओरल फीडबैक। रिटन फीडबैक लेटर्स के फॉर्म में हो गया या रिव्यूज़ के फॉर्म में हो गया, तो वो हमारे रिटन फीडबैक होते हैं। फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल, फॉर्मल जहाँ पर फॉर्मेलिटीज़ होती है
तो वो होते हैं हमारे फॉर्मल फीडबैक। इनफॉर्मल कैजुअली कहीं पर कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करके रखा है हमने, कैजुअली हम फीडबैक दे रहे हैं, वो हमारा क्या होता है इनफॉर्मल फीडबैक। फिर आता है पीयर वर्सेस सेल्फ। पीयर यानी कि सेम एज ग्रुप वाले लोग जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे को फीडबैक दे रहे हैं, वो पीयर फीडबैक हो गया। सेल्फ फीडबैक हम अपने ही परफॉर्मेंस को रिव्यू करके खुद को बताते हैं कहाँ पर हमको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो वो होता है सेल्फ फीडबैक। लास्ट है हमारा ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। ऑनलाइन फीडबैक क्या होता है, जहाँ पर ऑनलाइन मोड का इस्तेमाल किया जाता है वो ऑनलाइन फीडबैक। जहाँ पर डायरेक्टली मैनुअली हम जाकर अप्रोच करते हैं बिजनेसेस को या कस्टमर्स को, वो हो जाते हैं हमारे ऑफलाइन फीडबैक। तो इसके साथ हमारा फीडबैक और उसके टाइप्स जो है बच्चों वो कंप्लीट होता है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस। अब इस कम्युनिकेशन के बारे में जो आप सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, इसका बिजनेस वर्ल्ड में क्या इतना इंपॉर्टेंस है, क्यों कम्युनिकेशन का होना ज़रूरी है। ऑफकोर्स ज़रूरी है, अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो इंटरेक्शन कहाँ से होगा, ओपिनियंस, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़, ये सारी चीज़ें शेयर कैसे होगी। तो इसीलिए इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस इज़ कंपल्सरी। नाउ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, तो सबसे पहली चीज़ हमको बोलती है कि यहाँ पर क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में क्या होता है, एक्सचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सचेंज, इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज हो रहा है। विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशंस कैन एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। अब ये कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हुए ही इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज हो रहा है विद इंटरनल्स एंड एक्सटर्नल पार्टीज, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल पार्टी। या तो बिजनेस अपने ही बिजनेस के अंदर एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, एक्सटर्नल में गवर्नमेंट या कस्टमर्स के साथ में कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो हो जाते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्टीज। Communication also brings dynamism in organizational activities and helps in attaining goals. Dynamism का मतलब होता है कम्युनिकेशन के थ्रू कुछ क्रिएटिविटी आती है, क्योंकि जहाँ 10 से 15 दिमाग एक साथ काम कर रहे होते हैं तो हर किसी के अपने आइडियाज़, ओपिनियंस होते हैं जो आकर लोग आपस में शेयर करते हैं। तो एक क्रिएटिविटी फॉर्म होती है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को अपना गोल अटेन करने में, यानी कि गोल रीच करने में आसानी होती है। प्रिपेयरिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज, तो बेसिकली कंपनी की प्लान्स एंड पॉलिसीज में भी कम्युनिकेशन हेल्प करती है। इन प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स एंड पॉलिसीज, रियलिस्टिक प्लान्स एंड पॉलिसीज, एडिक्वेट एंड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। तो बेसिकली जो भी प्लान्स एंड पॉलिसीज होती है वो रियलिस्टिक होती है। रियलिस्टिक यानी कि वो चीज़ें जो हम एग्जैक्टली क्या कर सकें, उन चीज़ों को हम प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाते हैं जो हम एक्चुअल लाइफ में उसको पॉसिबली अचीव कर सकें। अभी हम अगर बोल के आएंगे मैं आसमान को छू सकता हूँ, तो ये अनरियलिस्टिक बातें हैं जो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो रियलिस्टिक बातें करो, जो आप कर सकते हो, वो होते हैं रियलिस्टिक प्लान्स एंड पॉलिसीज। और एडिक्वेट एंड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, एडिक्वेट यानी कि सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन के साथ, और रेलेवेंट यानी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ आप प्लान्स एंड पॉलिसीज को क्या करते हो, प्रिपेयर करते हो। It says that the managers collect required information from reliable sources through communication. अब ये जो plans and policies बनाने के लिए information चाहिए वो reliable sources के थ्रू होनी चाहिए। reliable sources यानी कि वो sources जहाँ पर हम depend होकर बोल सके कि यहाँ से जो information मिली है वो सही information है। तो जो source of information है वो क्या होनी चाहिए, reliable होनी चाहिए, accurate होनी चाहिए। एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज, तो जैसे ही आपने प्लान्स एंड पॉलिसी बना दिया, अब उसको एग्जीक्यूट करना है। तो मैनेजर्स रिलाई ऑन कम्युनिकेशन टू डिससेमिनेट इन्फॉर्मेशन। डिससेमिनेट का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन क्या करेगा, जाकर अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में शेयर करेगा, लोगों को क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करेगा। डिससेमिनेट इन्फॉर्मेशन फॉर टाइमली इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज। तो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ है सबको जाकर इन्फॉर्मेशन देना होता है, बताना होता है किसके हिस्से में क्या काम आएगा, कौन सी चीज़ों के लिए कौन से एम्प्लॉयज़ जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरीके से प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को क्या किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। इंक्रीजिंग एम्प्लॉयज़ एफिशिएंसी, now with the help of communication, organizational objectives, plans and policies, rules, directives and other complex matters explained to the employees broadens their knowledge and thus help them to be efficient. अब जैसे ही ये plans and policies हम communicate करते हैं, managers ने जाकर सबको क्या बताया, plans and policies के बारे में बताया, rules बताया, directives बताया, और जितने भी complex matters है ये जाकर उसने सारे employees को समझाया,
तो कहीं ना कहीं उनको नॉलेज ब्रॉडन हो गया, यानी कि उनका नॉलेज और ज़्यादा क्या हो गया, बढ़ गया। तो जब नॉलेज बढ़ेगा तो हर किसी को काम किस तरीके से करना है समझ में आएगा, राइट। जैसे हम न्यू अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जॉब करते हैं, तो न्यू ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं जब हम, राइट, तो जब वहाँ पर काम कर रहे होते हैं इनिशियली हमको कुछ नहीं पता होता है कि काम कैसे किया जाता है, हमारा काम क्या होता है। कोई ना कोई आकर हमको ट्रेनिंग देता है, हमको समझाता है, राइट, तब जाकर हमको पता चलता है काम को किस तरीके से करना है। 6 महीने के अंदर हम ऐसे एक्सपर्ट बन जाते हैं उस काम को करने में। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या होता है, जब प्लान्स एंड पॉलिसी सही तरीके से एम्प्लॉयज़ को बताई जाए तो हर एम्प्लॉय अपना ज़्यादा अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन देगा और हर एक की प्रोडक्टिविटी जो होगी वो क्या होगी, इम्प्रूव हो जाएगी। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन एम्प्लॉय की एफिशिएंसी को, प्रोडक्टिविटी को भी क्या करता है, इम्प्रूव करता है। अचीविंग गोल्स, अब गोल्स अचीव करने में कैसे मदद होती है कम्युनिकेशन के थ्रू, जब आपने सबको बताया कि क्या काम करना है, हमारा गोल क्या है कंपनी का, हमने अगर सोच रखा है 5 साल के अंदर हमको नंबर 1 पोजीशन पर आना है, तो सारे एम्प्लॉयज़ जानते हैं कि अगर हमको नंबर 1 पोजीशन पर आना है तो कितने टारगेट्स अचीव करने हैं, किस तरीके से काम करने हैं। तो ये सारी पॉसिबिलिटी होती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू। इट इंश्योर्स टाइमली अकम्प्लिशमेंट ऑफ जॉब्स एंड ईजी अचीवमेंट्स ऑफ गोल्स, यानी कि टाइम पर, डेडलाइंस पर, टारगेट्स दिया है, उस वक्त पर हमको क्या करना है, अपने गोल्स को अचीव करना है, अपने काम को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। With the help of communication channels, the managers can be informed of various routine and problems of the organization. कम्युनिकेशन चैनल बच्चों एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जो हम लोग आगे करने वाले हैं। बेसिकली किस तरीके से टॉप लेवल से लेके लोअर लेवल तक मैसेज जाता है और लोअर लेवल से लेके टॉप लेवल तक मैसेज जो है वो हमारा जाता है। तो सही कम्युनिकेशन चैनल जब यूज़ होगा तो सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है डेली बेसिस पे, रूटीन प्रॉब्लम्स ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो क्या होती है, शेयर होती है। तो अगर मैनेजर्स को डेली बेसिस पर सारी रिपोर्टिंग होती है तो अपने आप उसको पता है कि आगे के लिए उसको क्या स्टेप्स जो है वो लेने हैं। तो इस तरीके से आगे आने वाली प्रॉब्लम्स को भी क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। मेकिंग डिसीजंस, मेकिंग टाइमली डिसीजंस, यानी कि सही वक्त पर डिसीजन लेना, रिक्वायर्स अपडेटेड इन्फॉर्मेशन एंड थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन मैनेजर्स कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कोई भी डिसीजन सही टाइम पर लेना है उसके लिए आपके पास अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होना जो है वो ज़रूरी है। अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन है आपके पास जो 5 साल पुराना रिकॉर्ड दिखा रही है तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। प्रेजेंट ट्रेंड क्या चल रहा है, सिनेरियो क्या चल रहा है, वो होती है हमारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। तो अगर सही वक्त पर आपको सही इन्फॉर्मेशन मिले तो आप अपने डिसीजंस जो है वो अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। नेक्स्ट इट सेज दैट इम्प्रूविंग इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन वर्कर्स एंड दी मैनेजमेंट, यानी कि हमारी जो यूनियन होती है, हम हमेशा देखते हैं वर्कर्स की यूनियन होती है, तो यहाँ पर हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो है वो मेंटेन होते हैं किसके साथ, उन लेबर्स के साथ में, उन वर्कर्स के साथ में और मैनेजमेंट के साथ में। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है कम्युनिकेशन। गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन इज ऑलवेज डिजायर्ड फॉर बिजनेस सक्सेस। हमको अच्छे से पता है ये जो ट्रेड यूनियंस होते हैं, इनके लीडर्स होते हैं, अगर ये स्ट्राइक पर चले गए तो कहीं ना कहीं बिजनेसेस को बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो अगर आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन रखो उनके साथ में, कहीं ना कहीं हमेशा उनकी क्या प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करते रहो, उनकी क्या डिमांड्स है उनको समझो और उस हिसाब से अपनी जो व्यू पॉइंट्स एंड ओपिनियंस हैं उनके साथ शेयर करो, तो डेफिनेटली क्या होगा, आपके जो रिलेशंस होंगे इन वर्कर्स के साथ में एज मैनेजमेंट या एज वर्कर मैनेजमेंट के साथ जो आप रिलेशन बनाए रखते हो वो कम्युनिकेशन के थ्रू ही क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। नेक्स्ट इट इज टॉकिंग अबाउट पब्लिसिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो कम्युनिकेशन का मतलब ये भी तो होता है सामने वाले के साथ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन शेयर करना। तो अगर मेरा कोई न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है तो ये मैं कैसे बताऊंगी अपने कस्टमर्स को? अगर मुझे बताना है कि मेरा कोई नया प्रोडक्ट आया मार्केट में तो मैं कैसे बताऊंगी? बताने के लिए मुझे एडवर्टाइजमेंट तो करना पड़ेगा, उसकी पब्लिसिटी तो करनी पड़ेगी, चाहे सोशल मीडिया पे डाल दिया, न्यूज़पेपर में डाल दिया। तो मैं क्या कर रही हूँ, अपने गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लोगों को क्या कर रही हूँ, अवेयरनेस क्रिएट कर रही हूँ कि भाई मेरा ऐसा एक कोई प्रोडक्ट है जो एग्जिस्ट करता है मार्केट में, तो वो होती है मेरी पब्लिसिटी। Now in modern age, business is becoming highly competitive. Almost every competing manufacturer produces products of common consumption. However, all of them cannot sell equally well. Organization that can communicate better can also sell better. हज़ारों मैन्युफैक्चरर्स हैं, हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन बिकता सिर्फ उसी का है जिसको कम्युनिकेट करना आता है, जिसको बेचना आता है, राइट। तो जो सही से बेच सकता है वो ही क्या कर सकता है, बिजनेस में लीडर बन सकता है। तो उसी तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज जो है उसकी पब्लिसिटी जो है वो होती है।
रिमूविंग कंट्रोवर्सीज, अगर किसी तरीके की कंट्रोवर्सी आपको फेस करनी पड़ती है आपके बिजनेस को, अगर उसका नाम मार्केट में ख़राब होते जा रहा है और किसी तरीके से कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है आपके नाम की, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया जा सकता है, बिठाकर लोगों के साथ बातें की जा सकती है, मीडिया तक इन्फॉर्मेशन शेयर की जा सकती है, उनको बताया जा सकता है कि जो भी इल्ज़ाम लगे हैं वो सही है या गलत है, या जो भी आपको एक्सप्लेनेशन देना है आप प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के बता सकते हो। तो इस तरीके से आप जो कंट्रोवर्सीज है उसको कम्युनिकेशन के थ्रू क्या करते हो, ख़त्म करते हो। एनहांसिंग एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, तो इसी के साथ साथ हम क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉय के सेटिस्फैक्शन के लिए, यानी कि वो सेटिस्फाई होने चाहिए अगर वो हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो ये कब होगा, कैसे सेटिस्फाई होंगे, जब हमारा कम्युनिकेशन उनके साथ में इफेक्टिव होगा। इफ देयर इज फ्री एंड फेयर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर सबको, हर किसी को बोलने का राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये हम सब जानते हैं, हमने एफसी में पढ़ा है, राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो अगर फ्री एंड फेयर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन में फ्रीली आप दे सकते हो जाकर, किसी तरीके की कोई रुकावट नहीं है, कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, इट विल सर्टनली ब्रिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। तो इससे क्या होता है, आपस में एक जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में, वो क्या होती है, इंप्रूव हो जाती है। सच अंडरस्टैंडिंग एनहांसेस द सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़, और इसी के साथ साथ ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्या एम्प्लॉयज़ की इंप्रूव करती है, सेटिस्फैक्शन लेवल जो है उसको क्या करती है, इंप्रूव करती है। अब जब कोई भी बच्चा, याद रखना हमेशा, अब जब कोई भी एम्प्लॉय जो है, जब वो सेटिस्फाई रहेगा आपके पास काम करने से, अगर सेटिस्फाई रहेगा, अपने आप उसकी लॉयल्टी जो है वो क्या होगी, आपकी तरफ बढ़ेगी। लॉयल्टी कैसे बढ़ेगी, जब मैनेजमेंट हर एक चीज़ में एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करती है, हर एक चीज़ इफेक्टिवली उनको कम्युनिकेट करती है, उनको बताती है बार बार कि आप भी हमारी कंपनी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा हो। तो इस तरीके से एम्प्लॉयज़ की जो लॉयल्टी है वो क्या होती है, और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये थे कुछ हमारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस के, कि क्यों बिजनेस वर्ल्ड में आज भी कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। बच्चों कुछ टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके अंदर लीनियर, इंटरैक्टिव, ट्रांजैक्शन और शैनॉन ऑन वीवर करके मॉडल्स है, जो कि कम्युनिकेशन प्रोसेस का हिस्सा है। ये आप लोगों को सिर्फ डिस्कशन के लिए क्लास में है, इसके ऊपर ना तो कोई एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ना ही कोई थियोरी जो है वो आपको पूछी जाएगी। तो ये टॉपिक जो है वो हम नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है आपका कॉलेज ऑटोनॉमस है और लगता है हमको पूछा जाएगा या एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके साथ ही बच्चों हमारा चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, जैसे आप जानते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर बेस होगा, जो हम हमारे अगले पार्ट में करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर लेक्चर्स एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।